हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा जरूरी है कि आपकी किसी न किसी एग्जाम में 110% पूछे गए हैं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है, यानी कि किसके बारे में यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात की गई है। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी 1873 में, सही जवाब रहेगा ज्योतिबा फूले, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1873 में सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी ये ज्योतिबा फूले ने की थी। डिटेल कवर करते हैं। देखिए, ज्योतिबा जो फूले हैं ये एक भारतीय समाज सुधारक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता ये थे। 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी। तो ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पर, कब और किसने की थी। क्लियर है? सत्यशोधक समाज एक सुधारवादी समाज था और इसका मुख्य उद्देश्य था उत्पीड़ित वर्गों को शिक्षा और सामाजिक न्याय प्रदान करना। तो इस उद्देश्य से इन्होंने जो है इस समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, देवप्रयाग में भागीरथी रिक्त स्थान से निकलती है, यानी डैश से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी कहां से निकलती है ये आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा अलकनंदा, यानी कि माफ कीजिएगा, किससे मिलती है तो अलकनंदा से मिलती है। यहां से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देवप्रयाग में भागीरथी देश में मिलती है, देश से मिलती है तो अलकनंदा से मिलती है। तो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, यानी कि देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। और देवप्रयाग जो है ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले का एक कस्बा है और यह अलकनंदा नदी के पंच प्रयाग यानी 5 संगम में से एक है। और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपका सीधा सीधा यहीं से दिल्ली पुलिस में बना था। भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख 3900 मीटर के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा का जो स्रोत है ये बद्रीनाथ के ऊपर संतोपंत हिमनद है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखा गया। सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, यानी अर्थशास्त्र की जो रचना की है कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य को विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक और संरक्षक थे। मौर्य साम्राज्य भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक था। कौटिल्य मौर्य राजवंश के संस्थापक डॉक्टर गुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो याद रखिएगा, मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन इस तरह से आपका बना था कि क्रिकेट का जो खेल होता है, यानी कि क्रिकेट का जो खेल मैदान होता है उसका जो है कितनी लंबा होता है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बने थे। आपका क्रिकेट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्रिकेट खेल का जो मैदान है प्राय अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्रिकेट का मैदान अंडाकार होता है और बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जिसे पिच कहा जाता है। ये जो पिच होती है ये 22 गज लंबी और 10 फीट चौड़ी होती है। ध्यान रखिएगा, 22 गज लंबी और 10 फीट चौड़ी होती है। ये क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ियों की 2 विरोधी टीमें होती हैं। पिच के दोनों छोर पर 3 छड़ियों के 2 सेट लगाए जाते हैं जिन्हें विकेट कहा जाता है। इसके अलावा क्रिकेट से ही एक और क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आपको बना था कि यानी कि एक ओवर में कितने गेंद होती है, इस तरह से भी क्रिकेट का क्वेश्चन बना था। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा, कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के से संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण में प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आर्टिकल 22 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 22। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 22 है गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ एक मौलिक अधिकार है जो अपराध करने के लिए गिरफ्तारी और हिरासत में लिए गए लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को ये अधिकार मिलते हैं कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में जल्द से जल्द सूचित किया जाना, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेना, स्व गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार इनको होते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम थोड़ी सी अपडेट दे दें आपको गाइस कि अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी 2024 की स्पेशल तैयारी के लिए पीडीएफ और नोट्स आपको व्यवस्थित रूप से डेली बेसिस पर मिलते रहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों जगह पर आपको व्यवस्थित रूप से पीडीएफ वगैरह मिलती रहती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इस तरह से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। अप्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है इसमें से जीएसटी है ये आपका, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी ये एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। देखिए जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर और सेवा कर जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है। वस्तु और सेवा अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि जो जीएसटी है ये संसद में कब पारित की गई, तो 29 मार्च 2017 को, और इसे कब से लागू किया गया जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से। अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति या संस्था द्वारा या संस्था पर लगाया जाने वाला कर है जो अन्य व्यक्तियों को दिया जाता है। यह उन उत्पादों या सेवाओं पर लगाया जाता है जो ग्राहक द्वारा उपयोग किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष करों के सामान्य जो उदाहरण है माल और सेवा कर, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर, ये सभी कर अप्रत्यक्ष करों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, देश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक कर सकते हैं। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बचत, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है, तो ये बचत ही होती है। देखिए व्यक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, बचत और खर्च करने के लिए आयकर के लेखांकन के बाद उपलब्ध है। इसे प्रयोज्य व्यक्तिगत आय या शुद्ध वेतन के रूप में भी जाना जाता है। व्यक्तिक प्रयोज्य आय की गणना इस सूत्र से की जा सकती है। व्यक्तिक प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। व्यक्तिक प्रयोज्य आय का उपयोग अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था में मांग का निर्धारण करने के लिए करते हैं और यह एक महत्वपूर्ण संकेत भी माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर देश के विविध रूप हैं। तो किसके ये विविध रूप है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्लियर है। देखिए चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है ना, CaCO3 के विभिन्न रूप है और ये सभी चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। चूना पत्थर एक औषधि चट्टान है जबकि संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान होती है। चूना पत्थर तब बनता है जब संक, रेत और मिट्टी महासागरों और झीलों के तल पर जमा होते हैं और समय के साथ चट्टान में बदल जाते हैं, तो चूना पत्थर उससे बनता है। संगमरमर तब बनता है जब चूना पत्थर उच्च दाब पाकर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, तो संगमरमर इससे बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा CV चंद्रशेखर को देश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा। देखिए CV चंद्रशेखर को देश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण मिला था। मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा भरतनाट्यम जाएगा। भरतनाट्यम यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। CV चंद्रशेखर को देखिए 2011 में CV चंद्रशेखर को भरतनाट्यम के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम देवदासी संस्कृति से जुड़ा था और भरतनाट्यम भारतीय संस्कृति नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी जो उत्पत्ति है तमिलनाडु में हुई थी। सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखित कन्नड़ पाठ मानसोलासा में नृत्य के रूप का संक्षिप्त भी उल्लेख देखने को मिलता है या किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्षारक लाल लिटमस पत्र को डेस कर देता है। क्षार जो होता है या क्षारक जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, तो नीला कर देते हैं। आप सभी को पता ही है ये, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारक पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्सर्जित करता है जिससे घोल क्षारी हो जाता है। लिटमस का मुख्य उपयोग यह परीक्षण करना है कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है। प्रदूषण, उच्च राजस्व संग्रह, सतत विकास या आर्थिक विकास। आपका करेक्ट आंसर प्रदूषण ही जाएगा क्योंकि औद्योगिक विकास की जो हानि है या प्रदूषण ही है, पॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का चला जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ औद्योगिक विकास की जो हानि है इसमें बाल श्रम भी है और कई सारे हैं, तो आप देख के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने। आपको क्लिक करना है क्या आपका करेक्ट आंसर रहेगा
जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने? सही जवाब रहेगा द्रौपदी मुर्मू, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। द्रौपदी जो मुर्मू है ये 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी, है ना। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है ये, पहली कौन थी? आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा, उनको 2,96,626 मतों के लगभग जो वोट थे इनसे हराया था। इसके अलावा CJI यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस है NV रमन्ना ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। क्लियर है? काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा और साथ ही राज्य की जो विधायिका होती है इनके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के बारे में, द्रौपदी मुर्मू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सीधा सीधा आपके दिल्ली पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन बना है। देश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री जो होते हैं ये कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी होते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में जो संपर्क की एकमात्र कड़ी के रूप में काम करता है वो मुख्यमंत्री ही करते हैं। क्लियर है? मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी जो निर्णय होते हैं वो उसके संबंध में राज्यपाल से संवाद करते हैं, राज्यपाल तक उनको पहुंचाते हैं जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको। तो ये काम मुख्यमंत्री का होता है। भारत के संविधान के अनुसार जो होता है राज्यपाल जो होता है राज्य का प्रमुख होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला है? सही जवाब हो जाएगा मनोज पांडे, आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पदभार संभाला है ये मनोज पांडे ने संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लारमेल, है ना, अल्लारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? सही जवाब क्या रहेगा? जल्दी से क्लिक करिएगा। भारतनाट्यम आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अल्लारमेल वल्ली जो है भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं, ध्यान रखिएगा इनका नाम भी, और इनसे भी क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मिल्खा सिंह से रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में रिपीट हुआ है। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? सही जवाब रहेगा मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? और देखिए मिल्खा सिंह जो है भारतीय ट्रैक और फील्ड धावक थे और भारतीय सेना में सेवा करते समय इस खेल से ये परिचित हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में व्यक्तिगत एथलीट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और ऐसा करने वाले भारत के पहले व्यक्ति ये बन गए थे। 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और 1960 में जो रोम ओलंपिक हुआ था उसमें चौथे स्थान पर ये रहे थे। क्लियर है? और मिल्खा सिंह को ये जो उपनाम दिया था फ्लाइंग सिख का, ये पाकिस्तान के जनरल अयूब खान थे उनसे मिला था। तो बेसिकली इनका नाम भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपसे बन जाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष चरित्र के लेखक थे? क्वेश्चन इस तरह से दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बना था कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? सही जवाब क्या रहेगा? बानभट्ट आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और हर्ष चरित्र वाला 2 क्वेश्चन पूछे गए थे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। एक तो बार पूछा था हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे या बानभट्ट किसके दरबारी कवि थे, इसके अलावा हर्ष चरित्र किसके लेखक कौन है। इस तरह से 2 बार ये क्वेश्चन आपके 2 बने थे एक ही क्वेश्चन के। तो इस तरह से हम बताते हैं कि सीधे सीधे बताते हैं या पढ़ाते हैं, उन वीडियो से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। गाइस आप SSC GD की एग्जाम में लिख के रख लीजिएगा, क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके रिपीट होंगे। क्लियर है? तो बानभट्ट आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कादम्बरी के लेखक भी है ये बानभट्ट, इनका भी याद रखिएगा। दुनिया का पहला उपन्यास था कादम्बरी, तो ये भी इन्होंने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक 12 वर्ष बाद बनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेकम, है ना, एक क्या है? ये त्योहार है। तो एक कौन सा त्योहार है यानी देश त्योहार है, ये किस तरह का है? बौद्ध, सिख, हिंदू, जैन। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन त्योहार ये है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में। इस क्वेश्चन से आपके ये क्वेश्चन करीबन 5 से 7 बार आपका पूछा गया है, यानी कि एक बार पूछ लिया वापस से दोबारा पूछा, फिर ऐसे करके 5 से 7 बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली से में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं, है ना, और किस नृत्य शैली से इनका संबंध है? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। सही जवाब रहेगा भरतनाट्यम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल ने जो नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते भरतनाट्यम, और इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे जो
नृत्य कलाकार थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना है जो कि हम आगे आपको कवर करवाएंगे। रुक्मणी देवी अरुंडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। भरतनाट्यम जो नृत्य शैली थी इससे जुड़ी हुई थी है। 1936 में यानी कि माफ कीजिएगा 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1967 में इनको जो संगीत नाटक अकादमी है फेलोशिप इनको मिली थी। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप देख के रखिएगा, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे थे। एक थियोसॉफिस्ट थी और इन्होंने मद्रास में जो कि अब चेन्नई है इसमें कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी की थी रुक्मणी देवी अरुंडेल ने, इसलिए भी इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 1 में, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा और इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया कि भारत क्षेत्र इसमें शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। 1866 में जो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। भारत में हरित क्रांति का जो नेतृत्व किया था ये एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। डी ऑप्शन के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। 1900 आपको करेक्ट आंसर याद रखना है। 1965 में हरित क्रांति की जो है शुरुआत हुई थी 1965 में, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कब इसकी शुरुआत हुई थी, किसने की थी। और देखिए हरित क्रांति की जो शुरुआत है 1950 से 1970 के बीच में हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में, क्लियर है, 1965 में। अगला क्वेश्चन है मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्रीस्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए। सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब हो जाएगा 10, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए फ्रीस्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध 10 अंक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती है। उत्तर पूर्वी पवनें जो उत्पन्न होती है ये उत्पन्न होती है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब कटिबंध से, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये 14 होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। सही जवाब जो हो जाएगा ये बुखार होगा, बुखार, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जीवाणु संक्रमण के कुछ लक्षण है जैसे कि बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, मतली यानी कि उल्टी या दस्त, थकान महसूस और आंख, गर्दन, कमर में सूजन, सूजी हुई ग्रंथियां, ये सारे होते हैं जीवाणु संक्रमण के लक्षण। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हेलोजन की तरह व्यवहार करता है। तो ये जो करता है ये हाइड्रोजन करता है, हाइड्रोजन करता है ये इस तरह का व्यवहार। डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सेम टू सेम आपका क्वेश्चन बना था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। सही जवाब रहेगा नर्मदा नदी। आपका यहां से फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आपको बता रहे गाइस सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा यहां से बने थे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा घाटी जो नदी है इसके तट पर युद्ध हुआ था। और ये जो युद्ध है 618 है ना ईस्वी में हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय जो था ये चालुक्य वंश के राजा थे और हर्षवर्धन जो था पुष्यभूति वंश का राजा था। दोनों के बारे में आप याद रखिएगा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, क्योंकि इनसे दोनों से ही आपका क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन इस तरह से बना था कि हर्षवर्धन किस वंश का था, है ना, और 3 क्वेश्चन इससे बने थे। अगला क्वेश्चन है भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। यह क्वेश्चन भी एज इट इज दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था। सही जवाब रहेगा 1982 में। 1982 में भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नवंबर से 4 दिसंबर 1982 तक ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। और देखिए भारत ने सबसे पहले 1951 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी और दूसरी बार हुए थे 1982 में, ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली में ये दोनों बार हुए थे। अगला क्वेश्चन है माइक्रो फाइनेंस एक देश सेवा है। तो माइक्रो फाइनेंस क्या है, तो ये एक वित्तीय सेवा है, वित्तीय सेवा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है बेसिकली बौद्ध समुदाय के द्वारा, बौद्ध समुदाय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है।
भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में सीधा सीधा क्वेश्चन बना है बिहू से। आपका करेक्ट आंसर असम हो जाएगा। असम का ये लोकप्रिय नृत्य है बिहू, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की। तो हरित क्रांति ने भारत में किसके उत्पादन में वृद्धि की, तो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। और पंचवर्षीय योजना से तो आपको बताइए दिल्ली पुलिस में कितने ज्यादा क्वेश्चंस बने, हर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बनाए, इससे भी बनाए 10वीं पंचवर्षीय योजना से। 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2002 से 2007 के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक चली थी, ये आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। और भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, क्लियर है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के रिक्त स्थान में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा दिल्ली पुलिस में आपका बना है। अब ये आपका दिमाग में आ रहा होगा चीजें कि सारे क्वेश्चंस क्या दिल्ली पुलिस में ये बने थे। 110% आप एनालिसिस देख सकते हैं। अब तो आंसर की भी आ चुकी है, आप मैच कर सकते हैं, पूरे मिला सकते हैं। आपको पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं सारे आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए थे, क्योंकि हमने पूरा A to Z स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको एनालिसिस कवर करवाया। सारे के सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस पता है कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, है ना। आंसर की से आप मिलान कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए थे। तो क्वेश्चन पर आते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के कहाँ पर हुई थी। तो फिरोज शाह जो कोटला है यहाँ पर हुई थी, फिरोज शाह कोटला में। आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद इन्होंने की थी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है शॉर्टपुट में शॉर्ट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना किलोग्राम होता है। शॉर्टपुट में शॉर्ट जो एक धातु की गेंद होती है, पुरुषों और महिलाओं के लिए जो उसका वजन होता है ये अलग अलग होता है। पुरुषों के लिए होता है 7 किलोग्राम, 7.26 किलोग्राम, और महिलाओं के लिए होता है 4 किलोग्राम, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, डैश होता है। तो यूपीएससी के सदस्य का जो कार्यकाल होता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल, आपसे अध्यक्ष का ना पूछा है, आपसे पूछा है ओनली सदस्य का, क्लियर है। तो थोड़े से इस तरह के क्वेश्चंस या तो सेम आंसर ही हो तब भी आपको क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख रिक्त स्थान के तहत किया गया है। तो ये जो किया गया है ये मूल कर्तव्यों में किया गया है। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा सेवा के लिए तत्पर रहने का जो उल्लेख है ये मूल कर्तव्यों में किया गया है संविधान के, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य 1.5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना था। तो मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य 2 वर्ष की, है ना, 2 वर्ष आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 2 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना था। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है। ये जो क्षेत्र है इसका नाम है निजी क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा मेट्रो भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा। कौन सा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा। सही जवाब रहेगा हावड़ा मेट्रो स्टेशन, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व किसने किया। सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 जून को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला। सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब यहाँ से हो जाएगा आपका अमित अग्रवाल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 20 जून को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि ये आधार वाला है UIDAI, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार वाला, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला है, कार्यभार संभाला है। अमित अग्रवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय एथलीट ने 19 जून 2023 को भुवनेश्वर में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में एक नया एशियाई शॉर्टपुट रिकॉर्ड बनाया है। ये जो बनाया है रिकॉर्ड
ये किसने बनाया है, ये आप याद रखिएगा, तजिंदर पाल सिंह आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तजिंदर पाल सिंह तोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां से भी आपका सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनी गुटेरेस आपको पता ही है, जो कि बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेस्ला के सीईओ कौन है? टेस्ला के सीईओ हैं वर्तमान में एलन मस्क, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहेगा। टेस्ला के सीईओ कौन है? एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो क्षारक जो होता है लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, ये आपको याद रखना है। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है नीला। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 19 जून 2023 में देश की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से क्लिक करिएगा। रवि सिन्हा आपका यहां से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का जो प्रमुख नियुक्त किया है जून 2023 में, रवि सिन्हा को नियुक्त किया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में गीता प्रेस को चुना गया है। गीता प्रेस गोरखपुर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस जोड़ी ने बैडमिंटन ने में इंडोनेशिया ओपन 2023 पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो ये जो जीता है सात्विक साईराज है ना, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन में इंडोनेशियाई ओपन 2023 पुरुष युगल का जो खिताब जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया पुरुष युगल का खिताब। तो आपका बी ऑप्शन यहां से भी सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे हम आपके लिए लेकर आए। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप इसका राइट आंसर कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा क्या इसका सही जवाब आपका रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा गाइस इस वीडियो में हमने टॉप क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए इन सभी की। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाए तो आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफी सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। एसएससी जीडी का ग्रुप भी हमने बना दिया है, जहां पर आप जो भी डाउट है अपने वो डाउट पर डिस्कस कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो। और इसके अलावा पीडीएफ नोट्स वगैरह वहाँ पर शेयर किए जाते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड उनको कर सकते हैं। क्लियर है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टॉप 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेली हम 50-50 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए लेकर आएं, जिसमें आपको टॉप क्वेश्चंस कवर करवा दे जो आपके एग्जाम में अभी दिल्ली पुलिस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या लेटेस्ट जो टीसीएस का पैटर्न है वो क्वेश्चंस आपको कवर करवा दें। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। क्लियर है गाइस? ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं उसके लिए भी आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहे। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।